नाज़रीन, इजराइल की जानब से यमन पर अटैक करने की धमकी दी गई है और मोसाद इस वक्त पूरी तरह से साजिशें कर रही है और फंड कर रही है हुतीज पर ग्राउंड अटैक करवाने के लिए। मिलिटेंट्स को हुतीज कंट्रोल्ड एरिया में अटैक करवाने के लिए मोसाद पूरी तरह से मुतहरिक है। यह बताया जा रहा है गजा में बड़े ऑपरेशन रेजिस्टेंस अंजाम दे रही है, जिसमें इजरायली फौजियों की हलाकतें और जख्मी होने की जो रिपोर्ट्स है वो सामने आ रही हैं। ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को कॉल करने जा रहे हैं कुछ ही देर के अंदर, और डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, गजा के अंदर सीज फायर ट्रंप जो है वो डिस्कस करने जा रहा है। ट्रंप ही की ग्रीन लाइट के साथ ये सारी जो जारहियत है वो शुरू हुई है, तो इसका खाता जो है वो, इसका सारा मलबा ट्रंप के जिम्मे है, ठीक है। और उसने कैंपेन में गजा जंगबंदी के दावे किए थे और आकर सबसे पहले जो है वो उसने गजा के ऊपर ये दोबारा से जारहियत की ग्रीन लाइट दी। लेकिन हम तमाम डायनामिक्स की बुनियाद के ऊपर देख रहे हैं कि जिस तरफ इजराइल जा रहा है सामने तो बंद गली है। और जो देखिए, ट्रंप को एक ब्रॉडर मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटजी बनानी है। अगर वो ब्रॉडर मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा तो नतीजा क्या होगा? नतीजा वो होगा कि चाइना और इजिप्ट जो है वो जंगी मशकें कर रहे हैं। इजिप्ट ने अमेरिकी जंगी हथियार खरीदने से इनकार कर दिया है और वो चाइना से जंगी हथियार खरीद रहा है। आज इस दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। आज दुनिया के पास दूसरा ऑप्शन आ गया है। जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उनका इस वक्त सबसे बड़ी जो एक मजबूरी है वो ये है कि उन्होंने सीज फायर करवाना है और फलस्तीनी रियासत की तरफ मामले को लेकर जाना है। अगर वो ये नहीं लेकर जाएंगे तो फिर उनके पास गुंजाइश नहीं बचेगी। तो अमेरिका अगर उनकी ये डिमांड नहीं मानेगा तो फिर उनको दूसरी तरफ देखना है, और दूसरी तरफ रशिया और चाइना है। तो ट्रंप को ये कंप्रिहेंसिव ब्रॉडर मिडिल स्ट्रेटजी के अंदर देखना है मामले को। अगर वो नहीं देखेगा तो फिर अमेरिकी एम्पायर का मजीद जल्दी जो है वो डिक्लाइन होगा। और जिस रास्ते के ऊपर इजराइल चल रहा है, देखिए बुनियादी बात यह कि इजराइल की जंग है अपने आप को प्रिजर्व करने की और फॉर द सेंचुरीज यहां पर कायम रहने की, फॉर द सेंचुरीज। बाकी यहां पर कोई मुल्क रहे ना रहे, कोई नेशन रहे ना रहे, इस रीजन के अंदर क्या मैप्स रीड्रॉ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इजराइल को यहां पर कायम रहना है। क्या जिस रास्ते के ऊपर इजराइल है ऐसे वो कायम रह सकता है? तो ये एरोगेंस और आप कह लें कि एक इग्नोरेंस के अलावा कुछ भी नहीं है, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और इजराइल के अंदर आपके सामने है जो सारा एनालिसिस हो रहा है, जो उनकी एस्टिमेशन है, उनके थिंक टैंक्स, उनके हिस्टोरियंस, और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू की ये जो जंग है इसमें इजराइल के लिए कोई स्ट्रेटजिक गोल्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए है, एक पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। और अभी इस पॉलिटिकल सर्वाइवल के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। शिन बेत का जो चीफ है वो सबसे बड़े एविडेंस लेकर नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में चला गया है। कल जो अपोजिशन लीडर है उसने कहा कि इजराइल एक पॉलिटिकल असैसिनेशन की तरफ बढ़ रहा है और नेतन्याहू की असैसिनेशन और अपोजिशन लीडरान की असैसिनेशन भी हो सकती है। तो आज शिन बेत का चीफ जब वो अदालत के अंदर चला गया है, जो अंदरूनी एक मूवमेंट चल रही है उसके अंदर ये किसी बॉम्ब शल से कम नहीं है। इसके ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान जो है वो बहुत सारे मालिक के साथ, एक तो रीजन में देख रहे हैं हम, अफगानिस्तान के साथ एक नया एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है और कॉपरेशन ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ रहा है। इसी दरमियान पुतिन ने रेटिफाई कर दिया है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी उसको, अब बाकायदा तौर पर रशिया में ऑफिशियल स्टेटस हासिल हो गया है। बहुत बड़ा दिन है आज, यानी 17 जनवरी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी ईरान और रशिया की। उसके बाद पार्लियामेंट में पास हुआ आज से कोई 3 दिन कबल, बल्कि जिस दिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे उसी दिन हाउस से ये बिल पास हुआ और आज पुतिन ने उसको ऑफिशियली रेटिफाई कर दिया। यानी ईरान की जो आइसोलेशन का पीरियड है वो खत्म हुआ और एक ग्लोबल पावर बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के साथ खड़ी हो गई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर चली गई है। अगर ईरान के ऊपर अटैक होगा तो रशिया हेल्प करेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, ईच एंड एवरी फील्ड के अंदर जो है वो रशिया हेल्प करेगा ईरान को, एंड वाइस वर्सा ईरान जो है वो जो सपोर्ट दे सकता है वो रशिया को देगा। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। गजा से अगर हम कुछ खबरें पहले देखें तो गजा में नाज़रीन रेजिस्टेंस जो है वो लीथल ऑपरेशंस कर रही है, जिसमें इजराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं। बेते हनान के अंदर सबसे बड़ा कंप्लेक्स ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया, जिसके अंदर अभी ये बताया जा रहा है कि 2 इजरायली जो फीमेल सोल्जर्स हैं, मतलब मेल के साथ साथ 2 फीमेल सोल्जर्स भी जख्मी हुई थी और वो दोनों जो फीमेल सोल्जर्स हैं वो माजूर हो गई हैं, ठीक है ना। उनकी दोनों की टांगें जो है वो माजूर हो गई हैं। तो ये इस वक्त वहां पर हो रहा है। और पहली जो एम्बुश की वीडियो है वो भी रेजिस्टेंस ने जारी कर दी है। ये 18 मार्च के बाद पहली वीडियो है जो रेजिस्टेंस की जानिब से जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से कायम है।
कि वो वीडियोस भी बना रहे हैं और उनको एडिट करके बाकायदा तौर पर उसी पैटर्न के तहत जो वो जारी भी कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस ने ये कंफर्म किया है कि इजराइल की जो इंजीनियरिंग फोर्स है उसको उन्होंने निशाना बनाया है। और बेते हनान के अंदर जहां पर ऑपरेशन किया गया है इजराइल में, सबसे ज्यादा तशवीश इसलिए पाई जा रही है कि अभी बताया जा रहा है कि पिछले ही वीक में नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने इस एरिया का दौरा किया था, गजा में, बेते हनान के इस एरिया में नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर गया था। और उनके मुताबिक ये एरिया मुकम्मल तौर पर सिक्योर था, सिक्योर इन द सेंस कि गजा यहां से खत्म हो गई थी और मुकम्मल तौर पर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। अभी इनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये छोटे छोटे एरियाज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फिर उनको बफर जोन बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ एरिया अभी ये मजीद जो फौज भेज रहे हैं उसमें भी ये छोटे छोटे एरियाज को इस तरह बफर जोन में कन्वर्ट करके फलस्तीन को डिस्प्लेस करके छोटे छोटे एरियाज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो उस जगह के पर यानी इनके मुताबिक वो एरिया क्लियर है। अब सोचिए नेतन्याहू वहां पर जा रहा है, कितनी ज्यादा सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई होगी, उस जगह के ऊपर ऑपरेशन हुआ, तो इससे उनके अंदर तशवीश और ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, अंदरूनी तौर पर जो डेवलपमेंट आई है वो बहुत ही गैर मामूली है। और मैं आपको बता दूं कि जो अंदरूनी तौर पर मूवमेंट चल रही है वो सबसे बड़ी चीज है, वो किसी दूसरे मुल्क के हमला करने से भी बड़ी चीज है। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर मिस्र हमला करता है, अगर जॉर्डन हमला करता है इजराइल के ऊपर, तो क्या होगा? तो उसका सामना अमेरिकी फौज से होगा, ठीक है ना। उसका सामना जब इजराइल के न्यूक्लियर से होगा। इजराइल की सबसे बड़ी डेटरेंस क्या है, मतलब आप क्या कहेंगे भाई, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसकी सबसे बड़ी डेटरेंस क्या है कि अगर जॉर्डन ने हमला भी करना है तो वो आखिरकार किन दो चीजों को सोचेगा कि भाई इन दो चीजों का मुझे आखिरकार सामना करना। वो इजराइल का न्यूक्लियर है और वो अमेरिकन फौज है। अगर यहां से कोई फौजें जाती हैं तो बहुत हाईली चांसेस हैं कि उधर से अमेरिकन फौजें भी आएंगी और इजराइल बगैर किसी झिझक के यहां पर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। 1973 की वॉर के अंदर इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन फिर वो जंग में उसको विक्ट्री की तरह मामला चला गया, वगरना वो अटैक करने जा रहा था। तो जब भी इजरायली फौज अगर बाहर से कोई अटैक होता है और इजराइल को शिकस्त होने लगती है, इजराइल बगैर किसी झिझक के न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। तो ये जो अंदरूनी डेवलपमेंट है, इस पर ना ही न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही अमेरिकी फौज बुलाई जा सकती है। तो हमारे नजदीक सबसे जो डिसाइडिंग चीज है सीज फायर के हवाले से, वो ये अंदरूनी मूवमेंट है। और देखिए कि उनका सिस्टम कितना चूंकि मजबूत है, ये कितने शातिर लोग हैं, तो इसलिए इनका जो है ना वो मतलब कितना टाइम लग रहा है, एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है और कई महीनों से होती चली जा रही है। क्योंकि लड़ाई किन लोगों, वो लोग जो दुनिया भर में साजिशें जिन्होंने की, जिनकी सेंचुरीज एंड सेंचुरीज भरी पड़ी हैं साजिशों से, फसाद से, जंगे करवाने से, दुनिया में तबाही लाने से, तो अब वो आपस में लड़ना शुरू हुए। तो ये कोई आसान चीज नहीं हो जो इजराइल के अंदर हो रही है। अच्छा, अभी जो नई डेवलपमेंट हुई है इस मूवमेंट के अंदर, ये एक बड़ा पुश हो सकती है कि हम किसी नतीजा खेज मामले की तरफ जा सकते हैं। शिन बेत चीफ को नेतन्याहू ने डिसमिस किया, अदालत का फैसला आया और उसने डिसमिसल से रोक दिया। पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए और अभी तक मुजाहरे जारी हैं और वो डिसमिसल वाला फैसला अभी तक रोका हुआ है कोर्ट ने। और शिन बेत के चीफ ने आज जब वो वहां पर अपना एफिडेविट जमा करवाया है और इस एफिडेविट को रोकने के लिए नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा था और उसने शिन बेत चीफ को बहुत सारी ऑफर्स भी की कि उसको जो चाहिए मिल सकता है, लेकिन ये जमा ना करवाए, क्योंकि इसके अंदर जो लगाए गए हैं एलिगेशंस नेतन्याहू के ऊपर वो इतने बड़े हैं कि ये हम किसी नतीजा खेज मामले की तरफ जा सकते हैं। शिन बेत के चीफ ने कोर्ट के अंदर जो उसके हक में फैसला दे चुकी है, उसने जाकर कहा है कि नेतन्याहू ने मुझसे इकदामात करवाने की कोशिश की है इजरायली सिटीजन्स के खिलाफ और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे मुझसे मुतालबा किया गया कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाइयां करूं और इसके अलावा जो है वो मुझसे पर्सनल लॉयल्टी मांगी गई और नेतन्याहू के जो इकदामात है वो नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये शिन बेत के चीफ ने अदालत में जाकर जो उसके हक में ऑलरेडी फैसला दे चुकी है वो जमा करवा दिया है। अब ये प्रॉपर जना बम फूटा है इसराइल के अंदर एक नया। इजरायली शिन बेत चीफ एक्यूजेस नेतन्याहू ऑफ सीकिंग पर्सनल लॉयल्टी। Netanyahu had pressured him to pledge personal loyalty while also instructing him to conduct surveillance on protesters opposing the government. कि वो जो प्रोटेस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं उनकी सर्वेलेंस की जाए और इन मुजाहरों को रोका जाए। दिस इशू हैज सोइंग डिस्कॉर्ड अक्रॉस द इजराइल। ये वो इशू है जो पूरी इजराइल के अंदर जो डिवीजन है उसको बढ़ा रहा है। द सिक्योरिटी चीफ लेवल्ड मल्टीपल एक्यूजेशन अगेंस्ट नेतन्याहू। ठीक है, अच्छा,
अब ऑलरेडी देखें कल लेपर्ड ने क्या बयान जारी किया कि पॉलिटिकल असैसिनेशन की तरफ मामला बढ़ रहा है। अच्छा, अब उसमें यानी ऑलरेडी एक वोलेटाइल सिचुएशन है, उसके अंदर ये वाली अब चीज आ गई है, तो ये एक बॉम्ब फूटा है पूरी तरह से इजराइल के अंदर, और मतलब अपोजिशन और लोग और बाकी सारे कि भाई ये क्या हुआ है। अच्छा, कि भाई नेतन्याहू इस तरह से फैसले कर रहा है और अपने ही लोगों के खिलाफ इकदाम करवा रहा है, ठीक है ना। देखिए, इजराइल को तीसरी दुनिया का मुल्क नहीं है कि उसमें अच्छा एजेंसीज भी काम करती हैं, वो वाकईतन एक डेमोक्रेटिक स्टेट है इस अंदाज के अंदर कि इसी वजह से उनका सिस्टम कायम है। अगर वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट ना होते तो इस तरह उनका निजाम चल भी नहीं सकता था, ठीक है ना। तो ये उनके तराजुर में हम बात कर रहे हैं। तो अगर वाकईतन वहां पर डेमोक्रेटिक ये सारा उनका सिस्टम चैलेंज होता है, उनकी अदालतें चैलेंज होती हैं, तो देखिए इतना बड़ा सिस्टम है तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो कोई तीसरी दुनिया जैसा कुछ सिस्टम होता तो क्या वो सर्वाइव करते? नहीं ना। तो इसलिए ये जो अंदरूनी तसादुम है ये असल में उनका डिक्लाइन है कि उनका सिस्टम अब जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है पूरी तरह से। तो इसके बाद जो है वो जो इजरायली अपोजिशन के तमाम लीडरान हैं उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने बड़ी मूवमेंट चलाने का ऐलान किया है। अपोजिशन लीडर लेपिड, गांट्स, लाइबरमैन एंड गुलान, ये चार उनके सबसे बड़े अपोजिशन लीडर्स हैं। ये जो बेनी गांट्स है ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और इस जंग के शुरू में इसकी कैबिनेट का भी हिस्सा था। हेल्ड कंसल्टेशंस आफ्टर द शिन बेत चीफ टेस्टिमनी, हंगामी तौर पर उनकी मुलाकात हुई है। और यार गुलान की स्टेटमेंट देखिए, नेतन्याहू पोजेस अ डायरेक्ट थ्रेट टू इजराइल सिक्योरिटी, द रूल ऑफ लॉ एंड द स्टेट एग्जिस्टिंग एंड ही मस्ट गो नाउ। नेतन्याहू जो है वो इजराइल के लिए, इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। देखिए, बात यह नहीं कि जंग किधर जाएगी और किधर नहीं जाएगी, बात यह है कि उनके अपने इजरायलियों का एस्टिमेट क्या है नतीजे के हवाले से। चाहिए अब 6 महीने चले, साल चले, डे आफ्टर क्या है, रिजल्ट क्या है। तो वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल जो है वो इस वक्त ऑन स्टेक लगी हुई है। ऑल लाइंस हैव बीन क्रॉस्ड, नेतन्याहू मस्ट गो होम नाउ। ऑपोजिशन लीडर सेड after their meeting that Netanyahu's behavior according to Barr's testimony is dangerous to Israel's future। मीटिंग के बाद उनकी स्टेटमेंट आई है कि नेतन्याहू जो है वो इजराइल के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, ठीक है। तो ये जनाब अंदरूनी सूरत हाल है। तो अभी ये कुछ ही देर पहले का वाकया देखते हैं, अब मामला किस तरफ जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इस पैटर्न को कि जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है या कैजुअलिटीज होती हैं या इजराइल की जहां पर सुबकी होती है या नेतन्याहू कोई इस तरह की अंदरूनी उसमें शिकार होता है, तो वो क्या करता है, वो एस्केलेशन करता है, ठीक है ना। एस्केलेशन के अंदर उस किसी भी तरह की सुबकी को, चाहे वो उसकी पॉलिटिकल हो या गजा के अंदर हो या कहीं और भी हो, उसको जो है वो कवर अप करने की कोशिश करता है। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एस्केलेशन किधर की गई है। नेतन्याहू ने इसके बाद जो है वो अनाउंस कर दिया है कि वो यमन के ऊपर अटैक करेगा। हालांकि ये कितनी मुज़ेका खेज बात है कि देखिए, अमेरिका तो अटैक कर रहा है 15 मार्च से, और अमेरिका ने इजराइल को कहा था कि आपके अटैक करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर एक कंप्रीहेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं। और वैसे भी इजराइल जो आकर अटैक करता है उसको CIA ही इंफॉर्मेशन देती है और अमेरिका ही लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, एयर फ्यूलिंग देता है, ठीक है। अमेरिका के बगैर वो अटैक भी नहीं कर सकते। एयर फ्यूलिंग होती है, CIA की इंटेलिजेंस होती है, सारी चीजें होती हैं, उसके बाद वो अटैक करते हैं। तो ऑलरेडी अमेरिका कंप्रीहेंसिव अटैक कर रहा है। अच्छा, अब इनकी हालत देखिए, इजराइल अटैक करता है, उसको नाकामी होती है, हुतीज फिर मिसाइल मारते हैं तो अमेरिका आ जाता है। अब अमेरिका मिसाइल मार रहा है तो उसको नाकामी हो रही थी, इजराइल कह रहा है कि नहीं हम आएंगे अब। तो ये है यमन की पावर, इस तरह इनकी जो है वो हजीमत हो रही है। तो ये नेतन्याहू ने अनाउंस कर दिया कि वो अटैक करेगा यमन के ऊपर, और बिल्कुल आने वाले कुछ घंटों के अंदर या अगले 24-48 घंटों के अंदर ये अटैक हो सकता है, क्योंकि उसको हेडलाइंस बनानी है, इस अंदरूनी चीज से तवज्जो हटानी है। चाहे वो अब उसके पास देखें, सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग तो हो रही है, लेबनान के ऊपर भी बॉम्बिंग हो रही है, गजा के अंदर वो सारा जारी है। तो यमन के ऊपर अटैक होगा तो एक नई हेडलाइंस बनेगी। और वैसे भी इजराइल के अंदर एक ये उनका पैटर्न है कि जब किसी दूसरी नेशन के ऊपर वो जाकर हमला करते हैं तो वो जरा इत्तेहाद बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की टैक्टिक्स होती हैं। लेकिन ये तो एक अटैक होगा तो नेतन्याहू को मतलूबा नतायज जो वो मिलने वाले नहीं है यहां भी। लेकिन बात यह है कि इस अंदरूनी प्रेशर की वजह से नेतन्याहू एस्केलेट करेगा। नेतन्याहू थ्रेटन्स द हुतीज विद अ रिस्पांस टू देयर अटैक्स अगेंस्ट इजराइल। और यह खबर आ रही है कि मोसाद ग्राउंड अटैक करवाने की पूरी तैयारी कर रही है हुतीज के ऊपर। आवर रिस्पांस टू द हुतीज विल बी हार्श। वो जो अमेरिका कर रहा है वो मतलब क्या है, वो फूल फेंक रहा है ऊपर से, तो इजराइल वहां पर जाकर क्या बिगाड़ लेगा। इजरायली मीडिया की जरा रिपोर्ट देखिए।
वी आर काउंटिंग ऑन द लेजिटिमेट यमनी गवर्नमेंट इन मरीब एंड तेज टू डिफीट द हुतीज। वही जो दूसरी गवर्नमेंट है उसको फंड कर रहा है अमेरिका भी और मुसाद भी, ताकि हुतीज के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यूएस एयर स्ट्राइक्स हैव पेव्ड द वे बट द डिसाइसिव फैक्टर विल बी द ग्राउंड एक्शन। ये जो मैसिव बॉम्बिंग हो रही है ये इसलिए हो रही है कि इसके बाद ग्राउंड अटैक होना है, ये अब इजरायली मीडिया इस बात को भी कंफर्म कर रहा है। अच्छा, तो एक चीज ये हो गई। इसके बाद नाज़रीन कुछ ही देर में ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल होने वाली है और ये इस तनाजुर के अंदर इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग हुई थी जिसमें ईरान टॉक्स अनाउंस हुई और जो शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं हुई, नेतन्याहू वापस आ गया। उसके बाद ये पहला राब्ता होगा ऑन रिकॉर्ड जो है। और अमेरिकी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ट्रंप इज शेड्यूल्ड टू डिस्कस द सीज फायर इन गाजा विद नेतन्याहू टुडे एंड टॉक्स विद ईरान। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रंप सीज फायर डिस्कस कर रहा है अमेरिकन मीडिया के मुताबिक, ठीक है। तो अब वो मिसाल के तौर पे कहेगा कि 15 दिन तुम्हारे पास और हैं या 1 महीना और है, या ये कहेगा कि बस टाइम खत्म हो गया। ये एक बात क्लियर है कि ट्रंप के पास ज्यादा टाइम नहीं है, यानी ये वो नहीं कर सकता कि वो साल तक इसको जब अलाउ करता रहे। उसकी अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि वो फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बता दी है कि ब्रॉडर स्ट्रेटजी के तहत नेतन्याहू की ये जंग कहीं पर फिट नहीं बैठ रही है। तो बुनियादी कैलकुलेशन यही थी कि 2-4 मिसाइल गजा में मारेंगे, 2-4 हुतीज में, और सब चीजें जब इनके कंट्रोल में आ जाएंगी, तो वैसा हुआ नहीं है। अच्छा, और फिर 11 मिलियन लोग ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा करने जा रहे हैं। सीज फायर एंड ईरान, और ईरान के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट अभी ट्रंप की जारी हुई है, और ट्रंप ने कहा है, ट्रंप सेज हिज नेगोशिएटिंग टीम हैड वेरी गुड टॉक्स विद ईरानियंस। कल न्यूयॉर्क टाइम ने भी रिपोर्ट दी है और उसके मुताबिक डील की तरफ, एग्रीमेंट की तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशाइंद है और इसमें आप देखिए कि रशिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है और रशिया पुश कर रहा है अमेरिका को कि वो ईरान के साथ एग्रीमेंट के अंदर जाए, क्योंकि वहां पर यूक्रेन के हवाले से भी तो वो चीजें तय कर रहे हैं। तो रशिया पूरी तरह से ट्रंप को पुश कर रहा है कि वो एग्रीमेंट की तरफ जाएं और खुद ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। वो वॉर के अंदर जाएगा ईरान से, अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता इस वॉर को। तो बात यह है कि अगर वो अटैक करते हैं तो वो किसी सुसाइड से कम नहीं होगा। तो मतलब जो ग्लोबल पावर्स होती हैं वो कोई भी फैसला अल्टीमेटली ले लेती होती हैं, लेकिन विक्ट्री नहीं है, और इसीलिए ये जंग जो है वो अमेरिका को छोड़ नहीं करती, और इसीलिए असेसमेंट के बाद ही ट्रंप जो है वो निगोशिएशंस की तरफ जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन उठा और वो उसने कहा नहीं जी हम निगोशिएशन करेंगे, बाकायदा असेसमेंट हुई है, वॉर की असेसमेंट हुई है। उसके बाद तो रशिया यहां पर मौजूद है। अभी पुतिन ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी उसको आज रेटिफाई कर दिया है कि हिस्टोरिक डे है ईरान के लिए, यानी बाज़ाब्ता तौर पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया और ईरान के दरमियान वो हो चुकी है। और हमने कल रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि रशिया जो है वो ईरान का स्पेस प्रोग्राम जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन जो स्पेस प्रोग्राम है वो होने जा रहा है, जिससे ईरान की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बड़ा इजाफा होगा। रीजन के साथ राब्ते हैं, यूरोप से हैं, चाइना रवाना हो रहे हैं, और अभी कतर के साथ ईरान की कॉल हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की अभी रिसेंटली मुलाकात जो वो मॉस्को में हुई थी ईरान और कतर के फॉरेन मिनिस्टर्स की, और अभी कॉल पर दोबारा बात हुई है। Putin signs bill ratifying strategic partnership agreement with Iran, and the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Qatar received a call from the Iranian Foreign Minister, during which they discussed cooperation relations. The Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, यानी जो कतर के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, 2 ओहदे उनके पास हैं, retreated his welcome to the agreement between Washington and Tehran to begin the next phase of talks. कतर, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की, ये सब वेलकम कर चुके हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान टॉक्स जारी हैं। यूरोप इसको वेलकम कर चुका है, ठीक है। तो एक ही मुल्क है और वो आइसोलेट हो चुका है, और उसका जो है वो और उसकी पॉलिसी तो ये थी कि ईरान को आइसोलेट करना है। वैसे आप देखिए पहली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉलिसी थी रशिया को आइसोलेट करने की, नाकाम हुई। उसके बाद ईरान को आइसोलेट करना था, नाकामी हुई। अब दुनिया के फैसले मॉस्को के अंदर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बुरी तरह से इनको जो है वो नाकामी हुई है। इसके अलावा ईरान के अफगानिस्तान के साथ नया एग्रीमेंट हो रहा है, अफगानिस्तान एंड ईरान टू बिल्ड बॉर्डर ट्रांजिट हब्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ईरान एंड अफगानिस्तान हैव एग्रीड ऑन बिल्डिंग अ ट्रांजिट हब ऑन द बॉर्डर बिटवीन देम इन अनदर मूव टू बॉल्स्टर द कोऑपरेशन बिटवीन द 2 नेबरिंग कंट्रीज। ताल्लुकात जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान
इनके ताल्लुकात जो वो एक्सपैंड करने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान चाइना ने एक एग्रीमेंट करवाया है पिछले हफ्तों के अंदर, जिसमें नेवी का कॉपरेशन होगा। तो अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के कुछ मामला चल रहे हैं, उनको भी जल्द अज जल्द जो है वो हल होना चाहिए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने दौरा भी किया है, तो उम्मीद की जा रही है कि कोई बेहतरी यहां पर आएगी। और चाइना यहां पर मौजूद है। चाइना को ये सूट नहीं करता कि अफगानिस्तान के इशूज कोई पाकिस्तान से हों या अफगानिस्तान के कोई ईरान से, सूट नहीं करता। ये उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और अगर यहां पर इश्यूज होंगे तो अमेरिका एक्सप्लॉइट करेगा। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोई इश्यूज होंगे तो अमेरिका यहां पर आकर एक्सप्लॉइट करेगा। तो इसलिए चाइना नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहां पर कोई ऐसी चीज हो। उनको यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए। क्योस होगा तो अमेरिका यहां पर अपना खेल खेलेगा। अच्छा, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो इजिप्ट का बॉर्डर है वहां पर अमेरिकी फौज की तरफ जो है वो गन फायर हुआ है। इजरायली सोल्जर्स रिपोर्ट हेयरिंग गन फायर टुवर्ड्स देम नियर द बॉर्डर विद इजिप्ट। ये एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मिस्र से इजरायली फौज की तरफ गन फायर हुआ है। इजरायली आर्मी ने कंफर्म किया है। तो वहां पर पता नहीं क्या मामला चल रहा है। अच्छा, मोरक्को के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि एक जहाज जो कि हथियार लेकर इजराइल के लिए आ रहा था वो वहां पर लंगर अंदाज हुआ है। मोरक्कन्स प्रोटेस्ट शिप कैरिंग आर्म्स टू इजराइल एट Tangier port. Moroccans protested a passage of ships carrying armaments to the Israeli entity in front of the Tangier Med port 45 किलोमीटर away from Tangier. तो ये जनाब वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब देखिए ना कितना बड़ा अलमिया है। अभी भी इजराइल को हथियार जा रहे हैं और अभी भी वेस्ट से एक भी सैंक्शन नहीं लगी है इजराइल के ऊपर। क्या उनको नहीं पता कि यहां पर कितने लोग शहीद हो चुके हैं और कितने जख्मी और बमबारी हो रही है? सब उनको पता है ना। तो एक भी सैंक्शन नहीं लगी है। तो ये कोई भी जेनोसाइड जो है वो होती है दुनिया में, इससे पहले भी जेनोसाइड्स हुई हैं, लेकिन ये सबसे ब्रूटल है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है और ये भी दुनिया की तारीख है कि कोई भी जो जेनोसाइड करता है वो फिर हिसाब किताब से बच नहीं सकता है और बहुत ही फिर उसका हिसाब भी उतना ही होता है जितना वो जुल्म करता है। आखिर में एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं। जो यूएस एम्बेसडर आया है इजराइल में, जो सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट है, और पहले ही दिन वो मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गया था। अभी जरा देखिए, मतलब आप जरा देखिए, ज़ायनिज़्म से इस वक्त दुनिया को खतरा है। इसको डब्ल्यूएचओ ने बुलाया और बुलाया इसलिए मेट टू प्रेशर इजराइल टू अलाउ एड टू गाजा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बुलाया कि इजराइल को जरा प्रेशराइज करो कि एड अंदर जाने दे। और इसने क्या किया? आई टोल्ड द डब्ल्यूएचओ ऑफिशियल्स दैट प्रेशर मस्ट बी डायरेक्टेड एट हमास। तो ये उनको कहकर आया है कि प्रेशर इजराइल पर नहीं, प्रेशर हमास के ऊपर होना चाहिए। आप जरा अंदाजा कर लें। तो इस आइडियोलॉजी से, इन लोगों से कोई अमान हासिल नहीं हो सकती और वर्ल्ड सिक्योरिटी खतरे में है। और इसलिए दुनिया की गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो वर्ल्ड सिक्योरिटी को बचाने के लिए इंटरवेंशन करें, वगरना ये जो इनसिक्योरिटी है, इंस्टेबिलिटी है, वो पूरी दुनिया पर उसके असरात नजर भी आ रहे हैं और मजीद भी आएंगे। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।